कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। एक बार उनसे इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया ले लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये जरूरी है कि ग्राउंड जीरो पर वहां जहां शंकर आनंद मौजूद है वहां बार बार वकील पहुंचकर और ये बता रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के माने उनके लिए क्या है। हमारे साथ शमून कासमी साहब भी जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड में मुसलमानों के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले शमून कासमी साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला आया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? शमून कासमी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपने फोन जो है वो म्यूट कर दिया है मेरे ख्याल से। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 कासमी साहब। हाँ, मैं रूबिका जी ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार को भी और हम सबको, हम सब भारतीयों को स्वीकार्य है और हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हुआ है। मैं समझता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो सरकार के लिए भी मान्य है और हम सब तमाम भारत के लोगों के लिए मान्य है। इसी से देश की एकता और अखंडता जो है वो मजबूत होगी और हमें इसका ऊपर विश्वास रहना चाहिए कि सरकार भी जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, बल्कि सरकार ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को हमारे माननीय प्रधानमंत्री लेके चले हैं, उनके ऊपर भी हमें पूरा विश्वास है और हमें विश्वास करना चाहिए। और हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने बगैर किसी भेदभाव के वहां मुसलमानों के कल्याण के लिए हमारे एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन है, कार्य कर रहे हैं। हाँ, कई ऐसी जमीनें हैं कासमी साहब जिन पर आप लोगों को भी बड़ा संशय होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कुछ एक प्रोविजंस को लेकर कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल तक होना चाहिए, उस प्रावधान पर रोक लगा दी कासमी साहब। दूसरा ये कि जहां तक संभव है सीईओ एक मुसलमान होना चाहिए, लेकिन उसे रद्द नहीं किया गया है वो जो प्रोविजन है। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर इन बातों को कहा जा रहा था संशोधन पे रोक लगा दी जाए, लेकिन कहा कि नहीं, बोर्ड में कुल 3 और 4 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। ये प्रावधान जो कोर्ट की तरफ से रखा गया और कलेक्टर अंतिम फैसला नहीं लेने वाला है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये सारे फैसले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत कारगर हैं और इससे जो मुसलमानों में ये भ्रम पैदा कर रहे थे जो तथाकथित लोग, उस पर जो है अंकुश लगेगा। सरकार की मंशा ये है कि जो 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने अपने मीडिएटरों के जरिए से वक्फ बोर्ड को बर्बाद किया था ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, ईमानदारी आए। अब आप बताइए रूबिका जी कि ये वक्फ संपत्तियां अगर उनका सही इस्तेमाल होता तो मैं समझता हूं कि आज भारत के अंदर गरीब मुसलमान नहीं होते, अनपढ़ नहीं होते। और जिस तरह से उसका मिसयूज हुआ था, तो वही सरकार की मंशा थी कि ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और जिस तरह से उन्होंने वक्फ बोर्डों को, जो उनके चेयरमैनों को लूटने का अधिकार दिया था, लेकिन अभी इमरान प्रतापगढ़ी से न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की। उन्होंने कहा ये लड़ाई लंबी है, अभी तो जारी रहेगी। आज जो फैसला आया है वो जरूर हमारे हक में आया है। शालिनी अली क्या हमारे साथ मौजूद है? जी शालिनी जी, इस फैसले पर मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। देखिए, बहुत अच्छा बैलेंस्ड फैसला है, क्योंकि बहुत बड़ा एक भ्रम जो फैला हुआ था आम जनता के बीच में कि डीएम और कलेक्टर के फैसले के बाद आप वक्फ ट्रिब्यूनल तक पहुंच नहीं पाते या वक्फ ट्रिब्यूनल नाम की कोई संस्था भी नहीं है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से सभी के दिलो दिमाग में बात डाल दी है कि कलेक्टर और डीएम के फैसले के आगे भी आप अपील कर सकते हैं। ये पहले भी था, पर क्योंकि इसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी, तो आज ये जो फैसला आया है, चाहे वो नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान मेंबरों के ऊपर आया है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर आया है, चाहे आप ये देख लीजिएगा कि सीईओ के लिए भी बोला गया है, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है, बहुत क्लैरिटी वाला है। चाहे लंबी लड़ाई आप इसको समझ लीजिए, मुझे लगता है कि एक जो बाधा थी वो बाधा हट गई है। मुसलमानों के हक में काम करने के लिए अब सरकार के पास भी कोई बहाना नहीं होगा कि वो जो चाह रहे हैं माइनॉरिटीज को अपने साथ लेकर चलने की, अब वो काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा भी। साथ ही साथ में मैं एक और बात ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें अब बाधा ना भी डाला जाए तो अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। ये मैंने, आपने या किसी और गैर मुसलमान, बस रोक रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वकीलों का भी इस पर अब जो है बयान आना
आना शुरू हो चुका है, वो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। शंकर आनंद के साथ एक वकील साहब मौजूद है। शंकर आनंद, देखिए, इस वक्त में हमारे साथ में वरुण सिन्हा जी हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, और साथ में विष्णु गुप्ता भी हैं और उनके वकील जो हैं बाकायदा बात करते हैं। वरुण सिन्हा जी, पूरा जो आज जिस तरह से कोर्ट का आज फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूं कि जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी याचिका थी, और साथ ही साथ सतीश अग्रवाल जो हिंदू महासभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, उनकी भी याचिका थी। आज का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया वह स्वागत योग्य है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत दिया है। इस अंतरिम राहत के माध्यम से पहली बात कि जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जितने भी वक्फ अमेंडमेंट कानून थे उसको चैलेंज दिया गया था, जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में हर सेक्शन की व्याख्या की है। सेक्शन 3R से लेकर के सेक्शन 24 तक का उन्होंने व्याख्या किया है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का अंतरिम राहत मुस्लिम पक्ष को नहीं दिया गया है, यानी कि वो सारे अमेंडमेंट जो है वो लागू होंगे। दूसरी बात कहा गया है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन था उस पर किसी तरह का इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया है। तीसरी बात कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की जो अमेंडमेंट थी उसको पहले ये 5 थी संख्या, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कहा कि 3 नॉन मुस्लिम्स आउट ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड 3 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। हाँ। चौथी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर जो वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल घोषित करके उसको पोजीशन ले सकता था सरकार के पक्ष में, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर कोई भी टाइटल राइट, टाइटल इलीगलिटी ये कानून के प्रक्रिया के हिसाब से होना, अदालतों के द्वारा होना चाहिए। इसलिए कहा है कि ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ही प्रक्रिया का पालन करके इलीगल, अनऑथराइज्ड या गैर कानूनी वक्फ डिक्लेयर कर सकती है, तब सरकार उसको अपने पोजीशन में ले सकती है। पहले क्या था कि रेवेन्यू ऑफिसर के आधार पर डीएम उसको डिक्लेयर कर सकता था, तो उस पर अंतरिम राहत आदेश लगा दिया कि वो ऐसा नहीं होगा। चौथी बार उन्होंने कहा कि जो इस्लाम जो प्रैक्टिस 5 साल करेगा वही वक्फ कर सकता है। तो उस पर आपको याद होगा कि जब हियरिंग चल रही थी तो माननीय सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने अदालत से दरखास्त किया था कि इस प्रोविजन को आप अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। उसी आधार पर आया कि जो 5 साल का प्रोविजन था इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस का, उसको स्टे कर दिया गया। वरुण सर, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, आम बोलचाल की भाषा में आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी थी लेकिन वक्फ बोर्ड के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया जैसा आरोप लगता है, तो अब उस मामले पर सुनवाई कैसे होगी? क्या उसको किस तरह से लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, इसको आप कैसे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ ने ले लिया है तो आप कानूनी प्रक्रिया यानी कि वक्फ एक्ट के तहत और अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रोविजन आपने बनाया है उस वक्फ को इलीगल डिक्लेयर करने का, उसका पालना करते हुए आप उसका पोजीशन ले सकते हैं। सिर्फ समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन सरकार के पावर पर, अमेंडमेंट पर किसी तरह का रोक नहीं है। दूसरा जो मसला है, जो डीएम वाला मसला है, डीएम वाले मसले में चलिए आप डीएम नहीं करेंगे, तब अगर किसकी जमीन है, किसकी संपत्ति है, इसका अधिकार डीएम को होता था, लेकिन अब जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत अब किसके पास जाएगा? कैसे ऐसा है कि डीएम जो है कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के समक्ष और कोर्ट के समक्ष, और सूट फाइल करके वो उसको इलीगल डिक्लेयर करा करके उस पोजीशन को ले सकते हैं। ये बहुत क्लियर है। तो डीएम जो पहले खुद डिक्लेयर करते इलीगल, अब उनको उस कानून की प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा, इतना ही अंतर आया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आपकी जो 2 याचिकाकर्ता आपके साथ में है, आपकी भी जीत है? हमारी पूरी जीत है, और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बहुत ही स्वागत करता हूं। सारा हिंदू समाज स्वागत का, सिर्फ हिंदू समाज नहीं, जितने भी नॉन मुस्लिम समाज है इसका स्वागत करते हैं।